नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि चार्ट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ओके, तो अब देखो, बहुत अलग अलग प्रकार के चार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट, एक होता है पाई चार्ट। ठीक है, तो आज हम सभी को एक एक करके देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है बार चार्ट। ऑलराइट, बार चार्ट। ऑलराइट, तो इस बार चार्ट में अभी देखो, बार चार्ट का मतलब ये है कि सोचो मैंने एक ऐसा लाइन बना रहा हूँ, ऐसा एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ्स दिखेंगे, मतलब ऐसे बार्स दिखेंगे। ठीक है, बार चार्ट हम ऐसे पढ़ते आए हैं बहुत सालों से। एक्चुअली क्लास 8 में जब थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो खैर देखो, अभी सोचो कि इधर मैंने इधर तीन टेस्ट लिए। ठीक है, टेस्ट्स। ओके, टेस्ट, और इधर मैंने ले रहा हूँ इधर मार्क्स। ओके, तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ठीक है, ऐसा और भी टेस्ट्स ले सकते हैं, पर अभी के लिए 3 ही टेस्ट्स ले रहे हैं। तो इधर अब हम सोचो कि एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उनका हम मार्क्स प्लॉट कर रहे हैं इधर। तो जो स्टूडेंट है वो है कोई भी ले लो, चाहे तो पीयूष ले लेते हैं। ओके, पीयूष। तो पीयूष का जो मार्क्स है, ठीक है, पीयूष के जो मार्क्स है, ये है 100 मार्क्स, ये है 50 मार्क्स। ठीक है, और ये कुछ 20 ऐसा है। तो पीयूष के जो मार्क्स है, जो ब्लू कलर में हम दिखा रहे हैं, ठीक है, इसे हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, वो है टेस्ट 1 में उसे मिले हैं 50। ओके, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, टेस्ट 1 में उसे मिला है 50, तो हमने इसे ऐसे दिखाया। टेस्ट 2 में उसे मिला है 20। ओके, तो हम इसे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। और टेस्ट 3 में उसे चाहे तो 70 मिला है, कुछ ऐसे। ओके, टेस्ट 3 में उसे मिला है 70। ऑलराइट, तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हुआ पीयूष का मार्क्स। अब हम चाहे, ठीक है, अब हम अगर चाहे तो और भी मार्क्स और भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इधर हम किसी और के मार्क्स ऐड कर देते हैं। सोचो कि प्रिया। ओके, प्रिया के मार्क्स हम इधर ऐड कर रहे हैं, जो कि रेड कलर में हम दिखाएंगे। ठीक है, प्रिया। ऑलराइट, सो प्रिया के मार्क्स अगर हम इधर ऐड करें तो वो रेड कलर में होगा, और वो जस्ट इसके बाजू में होगा। तो टेस्ट 1 में प्रिया को मान लो उसे 20 मार्क्स मिले हैं। ओके, 20 मार्क्स। फिर टेस्ट 2 में प्रिया को मिले हैं 50 मार्क्स, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, एंड टेस्ट 3 में प्रिया को फिर से 50 मार्क्स मिले हैं। ऑलराइट, फिर से उसे 50 मार्क्स मिले हैं, तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। अब और भी हम चाहे, ठीक है, अब हम चाहे तो और भी स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। चाहे तो और एक स्टूडेंट ऐड कर दो किसी और नाम से, चाहे तो करण नाम से, तो उसके भी मार्क्स हम इधर ऐड कर सकते हैं। तो खैर, तो इस तरह से अगर हम इसे डिनोट करें, ओके, इस तरह से अगर हम इसे डिनोट करें तो ये बन जाता है बार चार्ट। ओके, तो ये बन जाता है बार चार्ट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है लाइन चार्ट। ओके, तो बार चार्ट और लाइन चार्ट दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, एकदम, मतलब जस्ट ये हटा दो तो वो लाइन चार्ट बन जाता है। कैसे देखते हैं, सेम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम टू सेम एग्जांपल। ओके, इधर फिर से मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, सेम डिनोटेशन, जैसे इधर 100 था, फिर इधर 50 कर देते हैं, इधर 20 कर देते हैं। ऑलराइट, इधर फिर से 1, 2, 3, और यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट्स। ओके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टेस्ट्स।
तो अब बस क्या करना है, इनके पॉइंट्स लेने हैं और इधर अटैच कर देना है। क्या करना है, बार चार्ट के जो ऊपर के टिप्स है ना, वो अगर हम अटैच कर दें तो वो बन जाता है लाइन चार्ट। बस यही है इसमें। तो 50 इधर दिख रहा है ना 50, तो पहले इधर बस एक पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है, पूरा बार ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पॉइंट। फिर आ रहा है सेकंड पे 20, ओके, तो कुछ इधर आएगा, और ये तो 70 था, तो थर्ड पे इधर कुछ इस जगह पे 70 ड्रॉ कर दो और कनेक्ट कर दो। बस समझ गए। तो लाइन चार्ट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बस लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इधर बार्स आ रहे हैं, इधर लाइन्स आ रहे हैं, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये हो गया एक लाइन चार्ट। अब वैसे ही हम प्रिया का भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो 1 जो है 1 पे 20 है, फिर सेकंड पे 50 है, ओके, सेकंड पे 50 है तो कुछ इधर आएगा, और थर्ड पे भी 50 है तो वो उधर आएगा, तो कनेक्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से, ओके। इस तरह से हम लाइन चार्ट्स का ड्रॉ करते हैं। और इधर ऑफ कोर्स ये भी तुम्हें दिखाना है कि ये है प्रिया और ब्लू है पीयूष, ओके, ब्लू है पीयूष। अब याद रखना, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, लाइन चार्ट्स तब ऐसे प्रेफर किया जाता है, लाइन चार्ट्स, जब हमें कोई ऐसा ग्रोथ दिखाना हो, ठीक है। जैसे कि सोचो कंपनी, या चलो मार्क्स का ही हम देख लेते हैं। सोचो अभी 20 है, फिर 50 है, फिर 50 है, और आगे के टेस्ट में हम और भी आगे आगे देखते जाएंगे, ठीक है, कि ऐसे उनके मार्क्स कैसे हैं। तो तब हम लाइन चार्ट्स ड्रॉ करते हैं कि ग्रोथ दिखाने के लिए, ऑलराइट। और ये बार चार्ट्स जनरली तब दिखाया जाता है जब हमें कंपैरिजन्स करने हो, जैसे कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन के टाइम पे बार चार्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर किसी का ग्रोथ दिखाना है, जैसे प्रिया का मार्क्स का अगर ग्रोथ दिखाना है, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे दिखाते रहेंगे कि ये बस लाइन ऊपर ही चल रहा है, तो तब लाइन चार्ट्स यूज़ किया जाता है, ओके। तो ठीक है, इतना समझ आ गया, ऑल राइट। सो नाउ अब हम देखेंगे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट तो हो गए, इसके बाद हम देखेंगे एरिया चार्ट। तो चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। एरिया चार्ट क्या होता है, एरिया चार्ट थोड़ा सा लाइन चार्ट के सिमिलर ही होता है, पर देखोगे तुम लोग कि मतलब डिफरेंस उसमें क्या है। तो सोचो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, चलो पहले तो मैं टॉपिक ले लेता हूँ। थर्ड है एरिया चार्ट, एरिया चार्ट। तो सोचो कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, उसके सेल्स हम इधर दिखाना चाहते हैं। कंपनी 3 चीज़ बेचता है, ठीक है, कंपनी जो है वो 3 चीज़ बेचता है। एक है चाहे तो चलो अमूल कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, अमूल कंपनी ले लेते हैं, और उसका जो सेल्स है, ठीक है, उसका जो सेल्स है वो सोचो 2 साल में, ठीक है, वो सोचो 2 साल में कुछ ऐसे ग्रोथ नहीं हुआ, जो सेम टू सेम सेल्स चल रहे थे। सोचो 10 करोड़ का उनका सेल्स है, तो जो सेल्स उनके चल रहे थे वो 2 साल से एकदम फिक्स्ड हो चुका है कि 10 करोड़ पहले साल भी था, 10 करोड़ बाद में, मतलब दूसरे साल भी है। तो उनका जो टोटल सेल्स है वो कैसा रहेगा, टोटल सेल्स उनका रहेगा ऐसा, सोचो ये 10 CR करके मैंने इधर लिख दिया, तो ये है उनका टोटल सेल्स, करेक्ट। लेकिन उनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक है उनका मिल्क, दूसरा है उनका बटर, और तीसरा है उनका घी, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके। अब ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो टोटल सेल्स 10 करोड़ है, पर उनके जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है उनके भी सेल्स ऐसे फिक्स्ड रहे, ये तो ज़रूरी नहीं है। सोचो पहले साल में मिल्क और बटर ये दोनों अच्छे चल रहे थे, पर घी उतना अच्छा नहीं चल रहा था। पर दूसरे साल में घी बहुत अच्छा चल रहा था, मिल्क और बटर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, हो ही सकता है। तो वो दिखाने के लिए, ऐसा जब हमें दिखाना हो, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जब हमें दिखाना हो, तब एरिया चार्ट यूज़ होता है। अब हम उसे दिखाए कैसे, तो देखो दिखाना ऐसे है कि सोचो सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे हमें दिखा रहा हूँ ये इधर मैं 5 करोड़ लिख देता हूँ।
सबसे नीचे मैं दिखा रहा हूँ बटर, ओके, बटर में दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। तो बटर में अगर इसे दिखाओ तो ये है ईयर, जस्ट मिनट, ईयर, हाँ ईयर 1, ईयर 2, ठीक है। तो पहले साल, ठीक है, पहले साल अगर 0 से 1 ईयर हम देखें तो पहले साल उनका जो सेल रहा है वो कुछ ऐसा रहा है, ऐसा, ठीक है, मतलब 5 CR का उनका सेल हुआ है बटर में ही। और सेकेंड ईयर में उनका सेल थोड़ा डिप हो चुका है, सोचो ये 2 करोड़ है मान लो, ठीक है, और ये इधर ही हम इधर से कंक्लूड कर देते हैं, इधर ही हम इसे अभी के लिए रख देते हैं, ओके, ऐसा है, ओके। नेक्स्ट, जो ये तो बटर का हुआ, ओके, ये हुआ बटर का। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से पूरा ब्लैक कर देंगे, ओके। ये क्या है, बटर। अब हम देखेंगे कि मिल्क का क्या सेल है, ठीक है, मिल्क का क्या सेल है। तो मिल्क का सेल ऐसा है कुछ, मिल्क का सेल जो है वो थोड़ा सा डिप हो चुका, थोड़ा सा इधर फर्स्ट ईयर में ऐसा डिप हुआ है, पर सेकेंड ईयर में बहुत रेज हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, देखो अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं कि सोचो अगर ये 7 करोड़ का लाइन है, ठीक है, सोचो ये 7 करोड़ का लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो मिल्क बेचा है वो पूरा 7 करोड़ का बेचा है, नहीं, हमने उल्टा, ये 7 करोड़ का लाइन है ना, 7, और ये सोचो 2 करोड़ का लाइन है, तो हमने 7 करोड़ माइनस 2 करोड़ 5 करोड़ का सेल्स किया है, ठीक है। 0 मतलब एकदम जब पहले हमने शुरुआत की थी 0th ईयर पे, तब बटर का सेल कितना है, 2 करोड़, 7 माइनस 2 इज़ 5 करोड़ का सेल हुआ किसका, मिल्क का, ओके, 5 करोड़ का सेल हुआ मिल्क का, हो गया सेल मिल्क। तो इधर हमने ऐसे इसे डिनोट कर दिया। अब इधर अच्छे से देखो, इधर ये है 2 करोड़, ठीक है, इधर फिर से हमने 2 करोड़ का ही ये लाइन है, और मान लो ये 9 करोड़ का लाइन है, ठीक है, मान लो ये 9 करोड़ का लाइन है। तो ईयर 2 में हमने कितना सेल किया, ईयर 2 में हमने सेल किया 9 माइनस 2 7 करोड़ का, ठीक है। ईयर 2 में हमने पूरा 9 करोड़ मिल्क सेल नहीं किया, 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 करोड़ का सेल हुआ ईयर 2 में। और फिर बचा रहा क्या, घी, तो उसे हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि जो घी, हाँ, तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि पूरे 10 करोड़ में से किसका प्रोपोर्शन कौन से टाइम पे ज़्यादा रहा। जैसे ईयर 1 में हम देख सकते हैं कि ऐसे बटर और घी का जो प्रोपोर्शन था वो सेम टू सेम था, मिल्क का थोड़ा कम था, ये हम देख सकते हैं। पर ईयर 2 में हम देख सकते हैं कि मिल्क का ही इतना ज़्यादा सेल हुआ है, मिल्क का ही इतना ज़्यादा सेल हुआ है, इसका भी उतना अच्छा नहीं हुआ, अब घी का तो छोड़ ही दो, सिर्फ 1 करोड़ का ही सेल हुआ है। तो इस तरह से दिखाई देता है एक एरिया चार्ट। अब ज़रूरी नहीं है, ये तो मतलब बहुत रेयर केस होता है कि सेल एकदम 10 करोड़ पे ही अटका हुआ है। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, सेल बढ़ते रहता है या कम होते रहता है। तो तब ग्राफ कैसे दिखेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। अमूल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये बस एक मतलब एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अमूल का सेल इससे बहुत अलग होगा, ठीक है, 10 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 करोड़ से बहुत ज़्यादा होगा, पर खैर देखो सेल्स, ये मैं 10 करोड़ का ही लाइन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं 5 करोड़ का लाइन, ठीक है। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, 1 and 2, ठीक है, ईयर। मैं फिर से ये इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, याद तो रहेगा ही। तो ईयर 1 मतलब ये जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 2 करोड़ का सेल हुआ था, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल सेल्स 2 करोड़ का हुआ था। फिर जाकर ईयर 1 में 5 करोड़ का सेल हुआ, फिर जाकर ईयर 2 में कुछ 10 करोड़ का सेल हुआ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ उनका सेल, ओके। ये चाहे तो मैं इरेज कर देता हूँ, ऑलराइट, इस तरह से उनका सेल हुआ, टोटल सेल।
अब इसमें से किसका कितना प्रोपोर्शन है वो हमें निकालना है, ढूंढना है। तो कैसे हम ढूंढेंगे, जैसे कि चलो हाँ, सबसे पहले बटर का ही दिखा देता हूँ। बटर का सेल मानो ये कितना है, ये 2 करोड़ का बताया था ना मैंने, 2 करोड़, हाँ। तो 2 करोड़ का इसमें बटर का सेल सोचो सिर्फ 0.5 करोड़ हुआ, तो ये कुछ इधर रहेगा। ईयर 1 में उसका सेल 1 करोड़ हुआ, तो ठीक है 1 करोड़ अगर है और ये 2 करोड़ है तो ये कुछ इधर आएगा। और ईयर 2 में उसका सेल हुआ सीधा 5 करोड़, ओके, सीधा 5 करोड़, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ओके। ये हुआ बटर का सेल कुछ इस तरह से। फिर मिल्क का सेल कितना हुआ, मिल्क का सेल मानो कि ईयर 0 में ही 1 करोड़ का सेल हुआ, ठीक है। मिल्क का क्या है, ब्लू है ना, तो ईयर 1 में ही पहले से ईयर 0 से ही उनका 1 करोड़ का सेल हुआ, ओके, 1 करोड़ का। तो ये है 0.5, तो 1 करोड़ कुछ इधर रहेगा। ईयर 1 में उनका सेल हो गया 1 करोड़ है ना इधर, तो सोचो 2 करोड़ का सेल हुआ, तो 2 करोड़ कुछ इधर ऐसा रहेगा, ठीक है। और ईयर 2 में उनका सेल हुआ 4 करोड़ का, ओके, तो 4 करोड़ कुछ इधर रहेगा। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, देख सकते हो। तो ये हुआ मिल्क का सेल। बचा रहा क्या, घी का सेल। तो ये ईयर 0 में भी 0.5 करोड़ था, ईयर 1 में भी जो जितना बचा रहा उतना, और ईयर 2 में भी शायद 1 करोड़ का कुछ रहेगा ऐसा करके। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि एक कंपनी का जब टोटल सेल्स भी बढ़ रहा है तो उन टोटल सेल्स में भी कितना प्रोपोर्शन किसका है वो हम इधर क्लियरली दिखा सकते हैं एरिया चार्ट के सहारे, ठीक है। तो समझ आया एरिया चार्ट कब यूज़ होता है, जनरली सेल्स के टाइम पे यूज़ होता है ये सब। ओके, सो नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम, ओके। हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम अभी इसका मतलब क्या है, अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, अच्छे से दिख रहा है। तो हिस्टोग्राम भी आप लोग ने पढ़े ही होंगे, पर फिर भी फिर से समझा ही देता हूँ। हिस्टोग्राम वो चार्ट होता है जहाँ पर हमें ऐसे फ्रीक्वेंसीज़ मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो फ्रीक्वेंसीज़, और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ नहीं, मतलब कंटिन्यूस जब कोई चीज़ मिल रहा हो हमें, वो मेजर करने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे सोचो इस तरह से मैंने ले लिया, ये है वेट, ठीक है, ये है वेट, और वेट या फिर क्या लूँ मैं इधर, हाँ चलो वेट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। और ये है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ये है नंबर ऑफ पीपल। तो सोचो भी कि मैं इधर 0, ठीक है, इसे अगर मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे लोग ले रहा हूँ, 0, 10, 20, वेट है ना ये किलो में ले रहा हूँ, ओके, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, ऐसे ही। तो मेरे पास अगर मैं मेज़र करूँ, अच्छे से मेज़र करूँ, तो एग्जैक्ट 10 किलो, ठीक है, एग्जैक्ट 10 किलो वाले लोग मेरे पास बहुत कम मिलेंगे एक्चुअली। ऐसे मुझे मिल सकता है कि 10 to 20 किलो के बीच में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं कि 10 to 20 किलो के बीच में है, पर एग्जैक्ट 10 किलो मिलना बहुत मुश्किल है कि जिसका ऐसे हम वेइंग मशीन पे पैर रखें तो एग्जैक्ट जो कांटा है एकदम 10 किलो पे ही आ रहा है, ऐसे बहुत कम मिलता है। सो होता क्या है, जैसे हमने बार चार्ट में देखा था, बार चार्ट में क्या है, हम जो इधर नंबर लिखा है 1, जैसे सोचो इधर 1, तो हम उसके ऊपर ही एक ग्राफ बनाते थे, पर हम हिस्टोग्राम में 10 के ऊपर ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम 10 और 20 के बीच में एक बार बनाएंगे, ठीक है, 10 और 20 के बीच में बार बनाएंगे, ताकि हम इधर दिखा सके कि ये जो बार है वो ये दर्शाता है कि 10 और 20 के बीच में जितने सारे लोग हैं उनका वो बार है, वो दिखाने के लिए वो बार है। तो मान लो कि वेट जो है
वेट जो है वो 10 और 20 किलो के बीच में ऐसे कुछ 5 लोग आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ 5 लोग आ रहे हैं, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, 5 लोग आ गए, तो हम इसे इस तरह से दिखाएंगे 10 और 20 के बीच में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 20 और 30 के बीच में मान लो हमें 7 लोग मिल रहे हैं, तो हम इस तरह से दिखाएंगे 7 लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनके वेट 20 केजी से लेकर 30 केजी के बीच में है। ओके, फिर 30 और 40 के बीच में मान लो कि फिर से 5 लोग ही आ रहे हैं, फिर 40 और 50 के बीच में मान लो 15 लोग आ रहे हैं, तो इस तरह से दिखेंगे। तो एक चीज़ देख सकते हो, ये जो सारे बार्स है ये सारे चिपके हुए हैं, और वो चिपके हुए क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। 10 और 20 के बीच में सारे लोग आ गए, फिर 20 और 30 के बीच में सारे लोग आ गए। अब सोचो 10 और 20 के बीच में जो सारे लोग आ गए वो हमने इधर दिखा दिया, फिर हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना, मान लो ऐसे 10 इधर दिखा दिया, 20 दिखा दिया और हमने एक बार इधर ड्रॉ कर दिया, फिर हम ये तो नहीं दिखा सकते कि 20 और 30 के बीच में जो सारे लोग हैं वो हम इधर ऐसे दिखा रहे 20 और 30, क्योंकि हम ऐसा रिपीटेशंस तो नहीं कर सकते कि 10 20 20 30, ऐसा अलाउड नहीं है। एक बार 20 लिख दिया तो लिख दिया, उधर ही जो करना है करो। तो इसलिए जो सारे बार्स रहते हैं वो सारे चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से। फिर मान लो 50 और 60 के बीच में हमें 10 लोग मिले, तो इस तरह से हमने दिखाते, तो समझ रहे हो ना। अगर मान लो 60 और 70 के बीच में कोई लोग ना मिले तो भी चलता है, ऐसे करके खाली छोड़ दो। फिर 70 और 80 के बीच में अगर कुछ 2 लोग मिल गए तो इस तरह से हम दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस जब ऐसे कोई वेरिएबल मिलता है, याद रखो अच्छे से, वेरिएबल मतलब क्या मैंने बताया कि कॉलम मैंने बता दिया, करेक्ट, ऐसे मैंने कॉलम्स बता दिए। सोचो अगर मुझे इसे एक चार्ट के रूप में, ठीक है, मतलब ये तो ठीक है ये चार्ट ही है, मान लो इसे मुझे एक टेबल के रूप में अगर मुझे इसे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं, मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना कि वेट्स एंड नंबर ऑफ पीपल, ऐसे ही मुझे दिखाना पड़ेगा। ओके, वेट्स एंड नंबर ऑफ पीपल, तो वेट मुझे 10 to 20, 20 to 30, ओके, और नंबर ऑफ पीपल मुझे इधर दिखाना पड़ेगा 5, 10, ऐसे करके, ठीक है, 5 और 7, सॉरी इधर 7 आएगा, ऐसे करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो जब हमें वेट्स जो है, ठीक है, वेट्स जो है अगर हमें एक कंटिन्यूस वेरिएबल मिले, ठीक है, यहाँ पे जैसे वेट्स एक कंटिन्यूस वेरिएबल ही है, अगर सोचो इधर कोई भी कंटिन्यूस वेरिएबल मिले तब हम जनरली हिस्टोग्राम ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम जनरली हिस्टोग्राम ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब बता दो ये, अगर ये तो ठीक है मैंने बता दिया कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल, करेक्ट, ये न्यूमेरिकल तो है ही, कंटिन्यूस है, ये क्या है बताओ, करेक्ट, तो ये है डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल या डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, खैर तो तुम्हारी मर्जी, जो कहना है कह सकते हो। तो ठीक है, समझ गए 4 प्रकार के चार्ट्स, और भी हैं, तो जस्ट अ मिनट इधर, ओके, हाँ, तो नेक्स्ट आता है पाई चार्ट, राइट, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट तो बहुत पहले से जानते होंगे कि क्या होता है ये। पाई चार्ट का मतलब है कि एक गोल सा चीज़ रहता है, ठीक है, फिर इसको हम सोचो 100% है, पाई चार्ट में जो कुछ भी है वो 100% है, तो हम उसका प्रोपोर्शंस दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेंचेस, ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस इन अ क्लास, हमारे पास सोचो 40 बेंचेस हैं, 40 में से 30 बेंचेस, ठीक है, 40 में से 30 बेंचेस लड़कों के लिए है और 10 बेंचेस लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों का जो क्या बोलते हो पॉपुलेशन बोल सकते हो एक तरह से इस क्लास के अंदर वो ज़्यादा है, ठीक है, अटेंडेंस उस क्लास में ज़्यादा है लड़कों का लड़कियों की तुलना में। तो हम क्या दिखाएंगे, हम इधर जनरली परसेंटेज दिखाते हैं।
40 में से 30 उसका मतलब है 75%। तो ये सारे लड़कों, मतलब इतने सारे बेंचेस लड़कों के लिए। ओके, इधर हम दिखा सकते हैं बॉयज़ 75% और लड़कियों के लिए ये है 25%। ओके, इस तरह से ये है 25 गर्ल्स 25%। तो जब, ठीक है, जब हमें ऐसा कोई प्रोपोर्शन दिखाना हो, ठीक है, जब हमें ऐसा कोई प्रोपोर्शन दिखाना हो तब हम यूज़ करते हैं दिस पाई चार्ट। ओके, अब एरिया चार्ट में भी तुम लोग ने देखा रहोगे कि प्रोपोर्शंस दिखा रहे थे कि एक टाइम पे कैसे सेल्स हो रहा है, पर वहाँ पर हम टाइम के बेसिस पर हम ले रहे थे कि अभी ईयर 0 में इतना सेल है, ईयर 1 में इतना सेल्स है, ईयर 2 में इतना, ऐसे करके जब टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोपोर्शन क्या है वो हम दिखा रहे थे। पर यहाँ टाइम का कोई मामला ही नहीं है। सोचो इस तरह से हम सेल्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्स भी हम इधर दिखा सकते हैं। जैसे कि अमूल के हिस्से में ही ले लेते हैं, चाहे तो पूरा ही इरेज कर देता हूँ। जैसे इधर हम दिखा सकते हैं कि कैसा बटर, तो बटर जो था मान लो वो ईयर 0 में 50% था, फिर ईयर 0 में ही ये बटर 50% था। ठीक है, बटर 50%, जो मिल्क है वो 25%, जो मिल्क है वो 25% और जो घी है वो भी 25%। ठीक है, जो मिल्क है ये 25% और जो घी है वो भी 25%। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि इस तरह से हम पूरा मतलब टाइम के साथ साथ वो कैसे चेंज हो रहा है वो हम इधर नहीं दिखा सकते। तो ऐसा हमने एक बार दिखा दिया, ये एक ईयर 0 के लिए हमने दिखा दिया, ईयर 0। फिर ईयर 1 के लिए अलग सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर ईयर 2 के लिए और अलग सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा पाई चार्ट बनाने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम वो एरिया चार्ट यूज़ करें। तो एरिया चार्ट कब यूज़ करना है? जब टाइम के साथ साथ देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन बदल रहा है। पर जब एक ही टाइम का हमें दिखाना है, जैसे कि ईयर 0 का ही हमें अगर दिखाना है कि ईयर 0 में क्या प्रोपोर्शन था, तब हम एरिया चार्ट यूज़ नहीं करेंगे, तब हम पाई चार्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, स्कैटर प्लॉट। ओके,